नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज फत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 9 हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस प्रश्न पत्र में हम आधुनिक काल को देख रहे हैं। आधुनिक काल की कई चरण हैं, जिसमें इसके पूर्व हमने जो प्रथम चरण भारतेंदु युग है उसकी भी चर्चा की थी, और द्वितीय चरण को हम देख रहे हैं जो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्वितीय चरण के अंतर्गत द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताओं को हम देख रहे हैं। इसके पूर्व हमने द्विवेदी युग की 3 विशेषताओं की चर्चा की है। जो द्विवेदी युग है, इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी युगीन तत्कालीन कवियों ने समकालीन परिवेश के प्रति जागरूक रहकर देशवासियों में जागृति करने का और उसको सुधार लाने का जो महत्वपूर्ण लेखन कार्य है, इस कालखंड के कवियों ने किया है। इस सुधार काल में अंग्रेजों के विरोध में संकेतात्मक तथा प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग इस कालखंड के कवियों ने किया है। तो इस कालखंड की हम जो प्रमुख विशेषता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि पहली जो 3 विशेषता है, देश प्रेम या राष्ट्रीयता, मानवतावाद, नीति और आदर्श का वर्णन, इन 3 विशेषताओं की इसके पूर्व की ताशिका में हमने चर्चा की थी। अगली चौथी जो विशेषता है, उस विशेषता की आज हम चर्चा करते हैं। चौथी विशेषता वर्ण विषय का विस्तार। तो हम द्विवेदी युगीन जो पद्य साहित्य है उसकी चर्चा कर रहे हैं, और इस युग में वर्ण विषय का जो विस्तार है वह अधिक मात्रा में हुआ है। जैसे कि इसके पूर्व की जो 3 विशेषताओं को हमने देखा है, देश प्रेम या राष्ट्रीयता, मानवतावाद है, नीति और आदर्श है। इन 3 विशेषताओं से ही इस बात का पता चलता है कि इस कालखंड के कवियों ने देश प्रेम या राष्ट्रीयता से संबंधित कविता लिखी है, मानवतावाद पर आधारित मनुष्य की या समाज की कई सारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का चित्रण किया है, नीतिपरक जो विचार है उसको व्यक्त किया है, पौराणिक कई सारे संदर्भ लेकर जो आदर्शवादी जो विचार है या आदर्शवादी जो कविता है इस कालखंड के अंतर्गत लिखी गई है। इसका ही अर्थ यही है कि इस कालखंड में वर्ण विषय का विस्तार हुआ है, उसमें वैविध्य और व्यापकता आई है। नूतन जो विषय हैं, नए नए जो विषय हैं, उन विषयों पर लेखन कार्य इस कालखंड के अंतर्गत हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य निबंध में एक महत्वपूर्ण जो बात है इस प्रकार लिखी है कि इस बात से ही पता चलता है कि इस कालखंड के साहित्य में अर्थात ये जो वर्ण विषय का जो विस्तार है वो किस प्रकार हुआ है। तो कवि कर्तव्य नामक निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो इस प्रकार जैसे कि इस वाक्य से इस बात का पता चलता है कि ऐसा एक भी विषय नहीं है जिस विषय पर कविता नहीं लिखी जा सकती हो। तो इस प्रकार का जो विचार है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के जो प्रवर्तक है उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। चींटी से लेकर हाथी पर सभी प्रकार के विषय जिस पर कविता लिखी जा सकती है, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत तक के विषय जिस पर कविता लिखी जा सकती है, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत है, अनंत आकाश है, अनंत पृथ्वी है, अनंत पर्वत है,
तो उस पर भी कविताएं लिखी जा सकती है। लेकिन ऐसा एक भी विषय नहीं है जिस पर कविता नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार सभी विषयों पर कविताएं करने का काम इस कालखंड के कवियों ने किया है। इसका आशय यह है कि ब्रह्मांड का कोई भी अंग कविता का विषय बन सकता है। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है, इस उदाहरण की पूर्ति के लिए साधारण से अति साधारण विषयों पर भी कविताएं लिखी गई है। तो इस कालखंड के अंतर्गत देखिए विषय वर्ण विषय का जो विस्तार है होता हुआ दिखाई देता है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर चर्चा करनी है तो कृषक है, प्रणय है, निद्रा है, साधु, ब्रह्मचर्य, बालक, मूड, मानव है, मेहंदी, कामना, कुलीनता, पौरुष, विद्या, शिशु है, स्नेह है, सुखमय जीवन, लीला, लक्ष्मी लीला है, सुपोत है, ग्राम दैवत, दरिद्र, विद्यार्थी, सज्जनों का स्वभाव आदि कई सारे विषयों पर इस कालखंड के कवियों ने कविताएं की है। इस युग में प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण करने का भी प्रयत्न किया गया है। मैथिली शरण गुप्त, हरिओद्य, रामनरेश त्रिपाठी, गिरधर शर्मा, उसके बाद गोपाल शरण सिंह आदि कवियों के काव्य में निसर्ग का जो चित्रण है वह बहुत ही सूक्ष्मता से दिखाई देता है। प्रिय प्रवास में वर्णित जो प्रकृति का जो रूप है उसका बहुत ही सुंदर सा जो चित्रण है या स्वतंत्र रूप में चित्रण करने का प्रयास, उसका एक उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। प्रिय प्रवास में जैसे कि लिखा गया है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ सी प्रभा। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो दिवस का अवसान समीप हो रहा है, गगन का कुछ जो भाग है वह लोहित सा हो चला है, जो तरु शिखर पर अब राजती, अंधेरा हो रहा है, ये कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो इस प्रकार जैसे कि जो प्रकृति है, प्रकृति का बहुत ही सुंदर सा वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। तो इस युग में तत्कालीन जो पत्रिका सरस्वती है उसमें इस प्रकार की बहुत सारी जो कविता हैं प्रकाशित हुई है। और उसके साथ ही इस युग में प्रकाशित होने वाली जो सरस्वती पत्रिका है, तो उस सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित राजा कवि वर्मा और बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी, इनके चित्रों पर भी कविताएं लिखी गई है। यानी कि कहने का तात्पर्य इतना ही है कि व्यक्ति के स्वभाव को लेकर भी, उनके चित्रों को लेकर भी कविताएं इस कालखंड के कवियों ने लिखी है। ऐसे कवियों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त है, नथुराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण आदि का उल्लेख हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार वर्ण विषय का जो विस्तार है ये इस युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। ऐसा एक भी विषय नहीं है, ब्रह्मांड के किसी भी विषय पर कविता लिखी जा सकती है और इस प्रकार का जो कार्य है इस कालखंड के कवियों ने किया है। उसके बाद पांचवी जो विशेषता है हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग। तो इस युग में हम देखते हैं कि ये जो हास्य व्यंग्य की जो शैली है उस शैली का उतना अधिक प्रयोग नहीं हुआ है जितना प्रयोग भारतेंदु युग में हुआ है। या भारतेंदु युग जैसी हास्य व्यंग्यपूर्ण जो कविता है उसकी जो प्रचुरता है इस कालखंड के अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है। लेकिन निश्चित रूप से इस कालखंड के अंतर्गत भी इस प्रकार की हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग इन कवियों ने किया है। तो इस प्रकार हास्य और व्यंग्य में एक प्रकार की जो शिथिलता है इस कालखंड के अंतर्गत दिखाई देती है। हास्य व्यंग्य के जो विषय है जिसके अंतर्गत शोषण है, आडंबर है, फैशन परस्ती, तो ये इस कालखंड के हास्य व्यंग्य के विषय रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जैसे कि सर्गो नरक ठेकाना नाही, ये जो कविता है इस कविता में गांव को छोड़कर शहर जाने वाले तथा विदेशी सभ्यता का अनुकरण करने वाले जो लोग हैं उन लोगों का चित्रण
व्यंग्य शैली के अंतर्गत किया है। तो इस कविता के अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि अचको न पहिरी बूट हम बाटा बाबू बने न डेरात डेरात, लागे न आवे जाय सभन मा कंठु फूट तब बना बतात, जब तब हमने तन मा तनी को रहा गाऊ के रस का आंसू, तब तक हम अखबार किताबें लिखी लिखी किन उजागर बसूं। तो इस प्रकार अर्थात ये जो चित्रण है इस कालखंड के कवियों ने किया है। विशेषकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कविता के अंतर्गत जैसे कि गांव को छोड़कर शहर जाने वाले और विदेशी सभ्यता का अनुकरण करने वाले जो लोग हैं उन लोगों पर व्यंग्य किया है। तो इसके साथ ही इस युग के अन्य जो सशक्त व्यंग्यकार के रूप में बाल मुकुंद गुप्त का उल्लेख हम कर सकते हैं। गुप्त जी ने तत्कालीन जो वायसराय लॉर्ड कर्जन पर भी इस प्रकार का जो व्यंग्य है, हास्य व्यंग्य शैली के माध्यम से उस पर चित्रण किया है। तो उससे संबंधित एक कविता में वह कहते हैं कि हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी, सच है सभ्य देश की चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज, औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डींग उड़ाना, ये ही पक्का सच्चापन है, सच कहना तो कच्चापन है। तो इस प्रकार जैसे कि तत्कालीन जो वाइसराय लॉर्ड कर्जन पर इस प्रकार का व्यंग्य करते हुए दिखाई देते हैं। अन्य एक कविता में आजकल का सुख, ये जो कविता है, इस कविता में गुप्त जी ने स्वार्थी, खुशामदी और जो विलासी लोग हैं उन लोगों की भी खबर उन्होंने ली है। उसके साथ ही नथुराम शर्मा शंकर भी द्विवेदी युग के एक महत्वपूर्ण हास्य व्यंग्यकार हैं। उन्होंने गर्भरंडा रहस्य, उनकी ये जो प्रसिद्ध व्यंग्य कविता है, उस कविता में उन्होंने गर्भ में ही जैसे कि बालिकाओं की हत्या होने की जो बात है उसको समाज के सामने लाने का या सामाजिक की जो कुरीति है उसका पर्दाफाश करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो कुरीतियां हैं या इस प्रकार की जो आडंबर है उन आडंबरों पर व्यंग्य करने का प्रयास इस कालखंड के कवियों ने किया है। तो एक तरफ इस प्रकार का चित्रण है तो दूसरी तरफ विदेशियों की नकल करने वाले जो भारतीय हैं उन भारतीयों का जो खूब मजाक उड़ाने का भी प्रयास इस कालखंड के कवियों ने किया है। भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, ईश्वर प्रसाद शर्मा तथा जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी आदि के नामों का भी उल्लेख इस प्रकार के जो हास्य व्यंग्य कविता हैं उन कविता के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस कालखंड के अंतर्गत हास्य व्यंग्य शैली का जो प्रयोग है निश्चित रूप से कुछ कवियों ने किया है। तो इस कालखंड के अंतर्गत हास्य व्यंग्य करने के लिए जैसे कि जो विषय है वो शोषण है, आडंबर है या फैशन परिस्थिति है, तो इस प्रकार के विषयों को उन्होंने हास्य व्यंग्य के लिए अपनाया है। और जैसे कि हमने कहा कि भारतेंदु योगीन जैसा हास्य व्यंग्यपूर्ण जो कविता है तो इस कालखंड के अंतर्गत लिखी नहीं गई है। अर्थात ही हास्य और व्यंग्य की जो कविता है उसमें एक प्रकार की जो शिथिलता है यहाँ इस कालखंड के अंतर्गत आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद अगली जो विशेषता है, छठी विशेषता, विविध काव्य रूपों का प्रयोग। जो द्विवेदी युग है उसको जागरण सुधार काल भी कहा गया है। तो इस युग में विविध काव्य रूपों का जो प्रयोग है परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है। इस कालखंड के अंतर्गत प्रबंध, मुक्तक और प्रगीत, ये जो काव्य रूप है इन काव्य रूपों में अधिक मात्रा में रचनाएं हुई है। हम देखते हैं कि प्रिय प्रवास, साकेत तथा ये रामचरित चिंतामणि, ये जो महाकाव्य है इन महाकाव्यों का प्रणयन इस युग के अंतर्गत ही हुआ है। हिंदी के श्रेष्ठ जो खंड काव्य हैं इसी कालखंड के अंतर्गत देखने को मिलते हैं और हिंदी के श्रेष्ठ खंड काव्यों की दृष्टि से इस कालखंड की वह देन मानते हैं, जिसमें मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई जो रचना है रंग में
भंग, चंद्रत्वत है, किसान है, या उसके साथ साथ प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई जो कविता है प्रेम पथिक है, सियाराम शरण गुप्त के द्वारा मौर्य विजय है, राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई मिलन कविता है, या गोकुल चंद्र शर्मा के द्वारा लिखी गई गांधी गौरव, ये इस कालखंड के उल्लेखनीय खंड काव्य हैं। और इस प्रकार खंड काव्य की दृष्टि से अर्थात ये जो काल है वह खंड काव्य की देन कहा गया है। इसके साथ ही इस कालखंड के अंतर्गत पद्य कथाओं का भी निर्माण हुआ है, जिसमें उल्लेखनीय जो इस प्रकार के जो पद्य कथा हैं उसमें विकटभट, केशव की कथा है, शकुंतला जन्म है, सरगय नरक ठिकाना नहीं, या रुक्मिणी संदेश, सती सीता है, वीर पंचरत्न, ये इस कालखंड की प्रमुख पद्य कथाओं की रचना है। उसके साथ ही मुक्तक जो रचना है लगभग सभी कवियों ने इस कालखंड के अंतर्गत लिखी है। छोटे छोटे विषयों को लेकर स्वतंत्र पद्यों की रचना भी इस कालखंड के अंतर्गत हुई है। नथुराम शर्मा शंकर और अयोध्या सिंह उपाध्याय के अनेक ऐसे सुंदर मुक्तक इस युग के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। रत्नाकर ने प्रबंध मुक्तक के अंतर्गत उद्धव शतक की रचना की है। तो इस दृष्टि से हम इस उद्धव शतक को एक प्रबंध मुक्तक के रूप में या उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं। तो इस युग में प्रतीकों का भी जो प्रणयन है या निर्माण है वह है। मैथिली शरण गुप्त है, मुकुटधर पांडेय, माखनलाल चतुर्वेदी, इस युग के जो उल्लेखनीय ऐसे जो प्रगत गीतों का जो निर्माण है इस काल के अंतर्गत इन कवियों ने किया है। उसके बाद अगली जो विशेषता है भाषा छंद अलंकारों में विविधता है। तो इस युग में हम देखते हैं कि खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बनी है। इसके पूर्व के कालखंड में विशेषकर भारतेंदु युग के अंतर्गत हम देखते हैं कि काव्य की जो भाषा है दो प्रकार की रही है। ब्रज और खड़ी बोली दोनों भाषाओं के अंतर्गत काव्य लेखन हुआ है। लेकिन द्विवेदी युग तक ये जो कविता है आते आते अर्थात पूर्णतः खड़ी बोली में काव्य रचना करने का जो काम है इस कालखंड के कवियों ने किया है। तो इस प्रकार इस युग की खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई। प्रारंभ में खड़ी बोली काव्य थोड़ा सा नीरस और तुकबंदी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, किंतु उसमें उत्तरोत्तर निखार आता हुआ दिखाई देता है। चेंद्रत्वत, भारत भारती आदि रचनाओं के कारण जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली तो इस प्रकार विकसित होती गई। खड़ी बोली में एक प्रकार की जो परिपक्वता है, सुबोधता तथा शुद्धता आने के ऐसे कई कारण कविता और ऐसे कवि लेखकों की रचना है, जिसके कारण खड़ी बोली में इस प्रकार की परिपक्वता, सुबोधता या शुद्धता आ गई। सातवीं विशेषता भाषा छंद अलंकारों की विविधता के संदर्भ में है। इस युग में खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन जाती है। हम जानते हैं कि भारतेंदु युगीन काव्य की जो भाषा है वो ब्रज और खड़ी बोली रही है, परंतु द्विवेदी युगीन काव्य की मुख्य भाषा खड़ी बोली बन जाती है। प्रारंभिक द्विवेदी युग का जो प्रारंभ है या आरंभिक जो कालखंड है उसकी कवि की भाषा खड़ी बोली जब हम देखते हैं तो उसमें एक प्रकार की जो नीरस तुकबंदी यहाँ दिखाई देती है, या नीरस तुकबंदी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता है, किंतु उसमें उत्तरोत्तर निखार आता है। ये जो भाषा है वह विकसित होती हुई दिखाई देती है। तो जयद्रथवत या भारत भारती इस प्रकार की कुछ रचना है जिसके कारण खड़ी बोली का जो विकास है वह तेज गति से होता दिखाई देता है। खड़ी बोली को परिपक्व या उसको उसमें सुबोधता या शुद्धता
लाने के लिए अनेक कवि और लेखकों की रचनाएं महत्वपूर्ण रही है। तो इस प्रकार इस कालखंड के ऐसे कई कवि लेखक हैं या जिनकी ऐसी कुछ रचना है जिसके कारण खड़ी बोली में परिपक्वता, सुबोधता और शुद्धता आ गई है। तो इस युग में वर्ण विषय के समान ही जिस प्रकार इस युग के अंतर्गत हम देखते हैं कि भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है हुआ है, उसी प्रकार छंद के क्षेत्र में भी तो इसके अंतर्गत वर्ण विषय की तरह यहाँ भी विविधता आई है। दोहा, कवित्व या सवये के साथ रोला, छप्पय, कुंडलियाँ, गीतिका आदि छंदों का भी प्रयोग इस कालखंड के अंतर्गत होने लगता है। मैथिली शरण गुप्त, सिंह, अर्योध्य, शंकर आदि के कविता में छंद प्रयोग में अपने कौशल्य का जो परिचय है दिखाने का उन्होंने बखूबी प्रयत्न किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल है, भवानी प्रसाद आदि के कविता के अंतर्गत सवैया, छप्पय छंदों का जो प्रयोग है देखने को मिलता है। तो इस प्रकार लगभग सभी प्रकार के जो छंद हैं, छंदों का प्रयोग कुछ कवियों ने करने का प्रयास किया है। तो इस युग के प्रायः सभी कवियों ने छंदों सहित अलंकारों का भी जो प्रयोग है करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इस दृष्टि से इस कालखंड के कवियों द्वारा भाषा, छंद, अलंकारों में विविधता लाने का जो प्रयास है किया है। 8वीं जो विशेषता है वह इतिवृत्तात्मकता। ये जो इतिवृत्तात्मकता है एक शैली है और इस शैली का जो सूत्रपात है भारतेंदु युग में ही हुआ है, परंतु उसकी जो परिपक्वता है या उसका जो विकास है हम द्विवेदी युग के अंतर्गत पाते हैं या देखते हैं। इस शैली के अपनाने से काव्य में एक प्रकार की शुष्कता और नीरसता भी आ गई है और इस गंभीर शैली के साथ हास्य व्यंग्य शैली भी इस काल में विद्यमान रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो इतिवृत्तात्मकता है, इस इतिवृत्तात्मकता के कारण कविता थोड़ी सी शुष्क और नीरस बन जाती है, गंभीर बन जाती है। उपदेशात्मक और प्रबंधात्मक काव्य रचना में इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। भारतेंदु युग में साहित्य की जिन विधाओं का सूत्रपात हुआ था उसका इस युग में विकास हुआ है। हम देखते हैं कि कलात्मकता, वास्तविकता तथा ऐतिहासिकता ये जो शैली है या इस शैली की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। द्विवेदी युग के काव्य में उपदेशों की भरमार होने के कारण इस समय के काव्य में एक प्रकार का जो शुष्क विचार है वह सामने आता है। सरसता, ये जो सरसता है वह हीन सी दिखाई देने लगती है और इस प्रकार की जो कविता है विचार प्रधान सी लगने लगती है। देश प्रेम, सदाचार, ईमानदारी, समाज, शिक्षा, व्यापार आदि पर लिखे गए जो पद्यात्मक निबंध है उन निबंधों के कारण ही इस युग की कविता को इतिवृत्त प्रधान कविता कहा गया है। तो इस प्रकार अन्य जो गद्य विधाएं हैं उन गद्य विधाओं के कारण भी उसका एक प्रभाव इस युग के कविता पर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि पद्यात्मक निबंधों के कारण इस युग की जो कविता है इतिवृत्त प्रधान कविता कही जाने लगती है। तो इस युग के जैसे कि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की एक बूंद नामक जो नीतिपरक उपदेशात्मक कविता है उस कविता के माध्यम से हमें ये जो इतिवृत्तात्मकता का जो दर्शन है होने लगता है। जैसे कि उस कविता के अंतर्गत वे लिखते हैं कि लोग यूं ही है झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देती है कर। तो इस प्रकार ये जो सदाचार की जो बातें हैं उन बातों के कारण इस समय का जो काव्य है वह इतिवृत्तात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार इस कालखंड के अंतर्गत ये जो इतिवृत्तात्मक शैली है तो इस शैली के
अंतर्गत, जैसे कि ये जो कथात्मकता, वास्तविकता या ऐतिहासिकता है, तो इस शैली की विशेषताएं मानी जाती है। और द्विवेदी युग के काव्य में इस प्रकार के उपदेशों की जो भरमार है होने के कारण इस समय का जो काव्य है धीरे धीरे शुष्क और नीरस बन जाता है। ये जो सरसता है वह हीन सी दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार की जो कविता है वह विचार प्रधान से लगने लगती है। देश प्रेम, सदाचार है, ईमानदारी है, समाज, शिक्षा, व्यापार आदि विषयों पर लिखे गए जो इस युग के पद्यात्मक निबंध हैं, उन निबंधों के कारण इस युग की कविता इतिवृत्त प्रधान कविता लगती है। तो इस दृष्टि से इस प्रकार सदाचार की या जो नीतिपरक उपदेशों की जो कविता हैं उसके कारण भी इस समय का जो काव्य है इतिवृत्तात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो समग्र विशेषता हैं इसके पूर्व के चरण में, विशेषकर भारतेंदु युग में भी हमें देखने को मिलती है, लेकिन आधुनिक युग का प्रारंभिक चरण होने के कारण ये समग्र विशेषता भले ही भारतेंदु युग के अंतर्गत हो, लेकिन उसका पूर्णतः एक विकसित जो रूप है, उसका जो विकास है इस द्विवेदी युग के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार द्विवेदी युग की ये प्रमुख जो 8 विशेषता है, उन विशेषताओं के कारण इस युग का जो साहित्य है अधिक विकसित हुआ है। तो ये जो 8 विशेषता है जिसकी चर्चा हमने की है, पहली विशेषता देश प्रेम या राष्ट्रीयता, मानवतावाद दूसरी विशेषता है, तीसरी विशेषता नीति और आदर्श का वर्णन, चौथी विशेषता वर्ण विषय का विस्तार, पांचवी हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग, छठी विशेषता विविध काव्य रूपों का प्रयोग, सातवीं विशेषता भाषा छंद अलंकारों में विविधता और आठवीं विशेषता इतिवृत्तात्मकता है। तो इस प्रकार इस कालखंड की ये प्रमुख पद्य काव्य की विशेषताएं हैं। इस कालखंड के प्रमुख कवियों का अगर उल्लेख करना है तो उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिउद्य, उसके बाद अमीर अली मीर हैं, गिरधर शर्मा नवरत्न हैं, गया प्रसाद शुक्ल सनेही है, सत्यनारायण कविरत्न है, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी आदि कवियों का उल्लेख हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।